अब हम शुरू करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की असाइनमेंट। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं बड़े ध्यान से सिलेक्ट किए गए हैं, जो आपकी पूरे चैप्टर की रिवीजन भी करेंगे और साथ में जो आपके कंपटीशन में जैसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि काफ़ी क्वेश्चंस तो ऑलरेडी आए हुए हैं डिफरेंट कंपटीशंस में। तो उनको सॉल्व किस तरीके से करना है यही प्रैक्टिस करनी है अभी हमें। तो जैसे आप देख सकते हो असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। हमें 3 सब्सटेंसेस गिवन हैं, प्रोपेन 2-ऑल दैट इज एन अल्कोहल, सेकंड है प्रोपेनोन ये एक कीटोन है, और थर्ड है 2-मिथाइल प्रोपीन ये एक एल्कीन है। तो इनको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स में। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उस कंपाउंड का या उस मॉलिक्यूल का जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सबसे वीक। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी इस 1, 2 और 3 में से 3 में, क्योंकि वो एक हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है, उसमें सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। जो सेकंड है प्रोपेनोन कीटोन, उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस भी हैं जो वैन डर वाल्स फोर्सेस से स्ट्रांग होती हैं। और फर्स्ट केस है प्रोपेन 2-ऑल, ये एक अल्कोहल है, तो अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आएगा कीटोन, और कीटोन के बाद सिंपल हाइड्रोकार्बन यानी कि 2-मिथाइल प्रोपीन। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन बनता है कि यानी कि अल्कोहल का प्रोपेन 2-ऑल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई, उसके बाद कीटोन, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है एल्कीन का 2-मिथाइल प्रोपीन का। फिर सेकंड क्वेश्चन है मैचिंग द लिस्ट वाला। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको 2 लिस्ट दी गई हैं, तो लिस्ट 1 में रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। मैं यहां पर बनाकर ही बताता हूं आपको। लिस्ट 1 दिस इज फॉर रिएक्टेंट्स, और लिस्ट 2 दिस इज फॉर प्रोडक्ट्स। तो इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट्स में जो फर्स्ट केस है गिवन दैट इज एसिटिलीन, इसमें अगर हम वाटर की एडिशन करें, हाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयंस, तो मैंने आपको बताया था कि मर्क्यूरिक आयंस की प्रेजेंस में जो एडिशन ऑफ वाटर होती है ये एक सिंगल मॉलिक्यूल तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी कि एक से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड नहीं हो पाएंगे। फिर दूसरा है PHCH3 यानी कि टोलुइन फिनाइल ग्रुप के ऊपर या बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और इसकी 2 स्टेप्स में रिएक्शन की गई है। पहला स्टेप है क्लोरीन ऐड करके इसको हीट किया गया, और दूसरा स्टेप है इसमें कि वाटर, एल्केलाइन वाटर इसमें ऐड किया, यानी कि एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस किया गया। तो जब हम इसमें क्लोरीन ऐड करके हीट करेंगे तो तब जो मिथाइल ग्रुप है वहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। तो पहले यहां पर CH2Cl और फिर CHCl2 बनेगा। फिर उसका एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, तो दोनों क्लोरीन एटम जो हैं वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे, और फिर एक वाटर के लॉस के बाद बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। और जो तीसरी ऑप्शन है सी ऑप्शन, उसमें हमें प्रोपीन गिवन है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन वाटर गैस गिवन है। तो इसमें कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल कैटलिस्ट भी यूज किया गया है। और जो फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन, वो है कि इथिलीन या इथीन की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड
एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। तो ये रिएक्शन हमने की थी। इस रिएक्शन में मर्क्यूरिक आयन की प्रेजेंस में मैंने जैसे आपको बताया था कि एडिशन ऑफ वाटर जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है टू ए सिंगल मॉलिक्यूल ओनली। ये बनता है हमारे पास इनोल, और जिसमें कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होने के बाद बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। तो इस तरीके से जो ए ऑप्शन है उसमें हमारे पास जो करेक्ट रिस्पॉन्स बनता है दैट इज एसिटल्डिहाइड। तो ए ऑप्शन लिस्ट 1 में जो ए ऑप्शन है, लिस्ट 2 में उसके मुताबिक एसिटल्डिहाइड बनना चाहिए CH3CHO, जो फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। फिर सेकंड है कि टोलुइन की क्लोरीनेशन की पहले, तो जो रिएक्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो टोलुइन की क्लोरीनेशन करके ये बेंजल क्लोराइड बनाया गया है, फिर इसका एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस किया गया तो उससे हमें मिलेगा बेंजल्डिहाइड। ऊपर CHO ग्रुप अटैच हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि पहले दोनों क्लोरीन जो हैं वो 2 OH ग्रुप से रिप्लेस होंगे, फिर एक वाटर के लॉस के बाद बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और जो सी ऑप्शन है उसमें आप देख सकते हो कि जो प्रोपिलीन है इसमें वाटर गैस अगर ऐड करें इन दी प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल तो सिंपली स्ट्रेट वे में सीधे जाके एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है और हमें मिलेगा यहां पर प्रोपेनल। प्रोपेनल नहीं, सॉरी, ब्यूटेनल। तो थर्ड बनेगा सी में, और इसी तरीके से बाकी बचा ही एक है, फोर्थ बनेगा फिर डी ऑप्शन में से, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन की गई है इथिलीन की इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। तो इससे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास ये फर्स्ट वन, यानी कि इथेनॉल ही, एसिटल्डिहाइड ही। तो इसलिए जो सी ऑप्शन आपके असाइनमेंट में गिवन है कि ए जो है उसके साथ बनेगा प्रोडक्ट 1 जो मैंने आगे ही लिखा है, और बी के साथ प्रोडक्ट बनेगा 2 बेंजल्डिहाइड, सी के साथ प्रोडक्ट बनता है 3 ब्यूटेनॉल, और डी ऑप्शन के साथ जो प्रोडक्ट है वो फिर से 1 यानी कि इथेनॉल ही बनेगा। तो इस तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी सी ऑप्शन बनती है करेक्ट आंसर। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन पूरा करने वाला है, तो वो मैं आपको रिएक्शन करके ही बताता हूं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमें गिवन है साइक्लोपेंटेन, तो ये मैंने साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर बना दी। फिर इसमें ऐड की गई है क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HNu का मतलब है सनलाइट। तो इस तरीके से जो साइक्लोपेंटेन है उसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने के बाद बनेगा यहां पर क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, और फिर इसके बाद इसमें ऐड किया गया है KOH अल्कोहलिक, गिवन है KOH, और नीचे लिखा है ETOH। ETOH का मतलब है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, तो इसका मतलब है KOH अल्कोहलिक। अगर KOH अल्कोहलिक ऐड किया जाए तो हेलो एल्केन में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होने के साथ हमें एल्कीन ऑब्टेन होता है, और फिर उस एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया गया है 2 स्टेप्स में। तो मैंने आपको ओजोनोलिसिस रिएक्शन करनी बताई थी कि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड हो वहां पर एक तरफ हाथ रख के O लगा दो और फिर दूसरी तरफ हाथ रख के O लगाओगे तो हमें मिलेगा, पहले मैं ये वाली कार्बन लिखता हूं यहां पर C डबल बॉन्ड OH, फिर उसके बाद ये सेकंड CH2, फिर ये थर्ड कार्बन है CH2, फोर्थ कार्बन पे फिर CH2, और जो फिफ्थ कार्बन है वहां पर फिर से एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो हमें ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी जो पूरी सीक्वेंस है वो मैंने लिख दी है। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम जो है वो क्या है, तो इसमें स्ट्रेट चेन कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स जो है यही पेरेंट चेन होगी।
नंबरिंग की जाएगी फ्रॉम एनी वन ऑफ द टू एंड्स, क्योंकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल पोजीशंस पर हैं, तो चाहे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करो चाहे राइट टू लेफ्ट करो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो इस कंपाउंड का नाम होगा पेंटेन 1,5 डाइअल। तो ये वाला जो एल्डिहाइड है ये हमें प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्टेन होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, इस तरीके से। फिर फोर्थ क्वेश्चन में भी रिएक्शन ही आपको देखनी है, बस इसमें इतना है कि इस रिएक्शन सीक्वेंस की फॉर्म में नहीं दी गई है, इसको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया गया है। तो अगर हम इसको थोड़ा पढ़कर देखें तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बनता है कि द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड में हाइड्रोजिनेशन करनी है यानी कि उसकी रिडक्शन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट स्प्रेड ओवर बेरियम सल्फेट एंड पॉइजनड विद सल्फर और क्विनोलिन टू फॉर्म एन एल्डिहाइड। तो दिस इज कॉल्ड रोजेनमंड रिडक्शन। तो मैं ये आपको सीक्वेंस लिखकर भी बता देता हूं। जो फोर्थ क्वेश्चन है सबसे पहले इसमें गिवन है हमें एसिड क्लोराइड, तो लास्ट में हमें क्योंकि जो मिला है एल्डिहाइड कोई भी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर चाहे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो चाहे तो एलिफेटिक ले लो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसे मैंने यहां पर बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, एसिड क्लोराइड है, तो इसकी रिएक्शन करवाई विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम स्प्रेड ओवर बेरियम सल्फेट पॉइजनड बाय सल्फर और क्विनोलिन। तो इस तरीके से जो रिडक्शन होती है यहां पर हमने सल्फर या क्विनोलिन को यूज किया है एज नेगेटिव कैटलिस्ट, जो एल्डिहाइड जो अभी फॉर्म हुआ उसकी फर्दर रिडक्शन नहीं होने देता, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज तक ही चलती है। तो इस तरीके से हमें एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करके एल्डिहाइड ऑब्टेन हुआ, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है रोजेनमंड रिडक्शन। तो इस तरीके से जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनती है। तो ये एक रोजेनमंड रिडक्शन की एग्जांपल है। फिर इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके मुताबिक है कि बेंजीन की रिएक्शन करवाई गई है विद CO एंड HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इस तरीके से बनेगा आगे बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन हमने एल्डिहाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में की थी और इस रिएक्शन को तब नाम दिया था गैटरमैन कॉच रिएक्शन। तो इस इक्वेशन को लिखने के बाद हमें क्लियर हो जाता है कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसकी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनता है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो टोलुइन की ऑक्सीडेशन करके पहले तो बेंजल्डिहाइड बनाएगा और फिर अगर ऑक्सीडेशन को स्टॉप ना किया जाए तो ऑक्सीडेशन फर्दर प्रोसीड करके बेंजोइक एसिड भी ऑब्टेन हो जाता है। तो यहां पर टोलुइन और इसकी ऑक्सीडेशन की गई है विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो इस ऑक्सीडेशन करने से हमें ऑब्टेन होता है बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन बड़ी रेडिली कर देता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो उसी को स्टॉप करने के लिए इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड भी ऐड किया गया है। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो इस एल्डिहाइड ग्रुप की प्रोटेक्शन कर देता है,
यानी कि इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ए जेम डाई एसीटेट, कि एक हाइड्रोजन और दो यहां पर एस्टर ग्रुप्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं, लाइक दिस। तो किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है ये आप ऐसे भी देख सकते हो। मैं आपको नीचे लिखकर बता देता हूं कि जो बेंजल्डिहाइड था आपके पास वो था ये, और इसमें हमने ऐड किया एसिड एनहाइड्राइड, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहां से जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर अपने साथ ले जाएगी कार्बन से O नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर ये वाली जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है ये इधर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगी, यानी कि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलेगी। और ये भी आपको पता है कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल किसी पाई बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उससे दूर ट्रांसफर हो जाते हैं, इसको कहा जाता है -E इफेक्ट। तो फिर O के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके साथ ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जाके अटैच हो जाएगी, तो कार्बन के साथ O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3 ये नीचे वाला ग्रुप, और फिर C के साथ एक अटैच्ड है O और उसके साथ ये C डबल बॉन्ड O CH3 ऊपर वाला ग्रुप भी। जब एक ही कार्बन के साथ दो एस्टर ग्रुप लगे हों तो ऐसे कंपाउंड्स को हम जेम डाई एसीटेट बोला करते हैं। तो इट इज ए जेम डाई एसीटेट। तो अब इस जेम डाई एसीटेट में आगे हमने एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करना है। ये 6th क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस दोनों केसेस में सिमिलर सिचुएशन चलेगी। तो इसमें वाटर और अल्कली को ऐड कर दिया तो तब दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के सेपरेट हो जाते हैं और हमें बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन होता है, और इस बेंजल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होने का भी कोई चांस नहीं रहता। तो इस तरीके से हमने पहले यहां पर प्रोटेक्शन की बाय यूजिंग दिस एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन बड़ी रेडिली हो जाती है। तो इस तरीके से जो 6th क्वेश्चन है उसका सही आंसर बनता है बी, यानी कि बेंजल्डिहाइड। और फिर 7th क्वेश्चन है कि बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। तो आपको अगर कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे तो वो यही होगी कि बेंजल क्लोराइड चीज क्या है। अगर आपको वो पता चल जाए तो फिर बड़ी इजीली आप प्रोडक्ट जो बनना है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो 7th क्वेश्चन जो है कि बेंजल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड या बेंजल डाइक्लोराइड भी इस कंपाउंड को बोल देते हैं। तो पहले इसका हाइड्रोलिसिस हमने किया, से एल्केलाइन वाटर डाला, तब ये दोनों क्लोरीन एटम्स जो हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं बाय OH ग्रुप्स। अब एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स तो कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा। ये एक वाटर को लूज करके बड़ी इजीली जो प्रोडक्ट बना है उसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन में हमें एंड प्रोडक्ट मिल गया बेंजल्डिहाइड, और क्वेश्चन ही यही था कि बेंजल्डिहाइड किस सब्सटेंस के हाइड्रोलिसिस से, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस से फॉर्म होगा। तो दिस कंपाउंड इज बेंजल डाइक्लोराइड या बेंजल क्लोराइड भी इसको कह दिया जाता है। तो इस तरीके से 7th क्वेश्चन का सही आंसर बनता है बी ऑप्शन। फिर 8th क्वेश्चन आता है कि अ रिएजेंट विच रिएक्ट्स डिफरेंटली विद फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन।
तो बेटा जी ये क्वेश्चन था जब हमने रिएक्शंस विद अमोनिया की थी। तो हमने रिएक्शन करके फॉर्मेल्डिहाइड की विद अमोनिया, देखा था कि यूरोट्रोपिन बनता है जिसको हम एज यूरिनरी एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, और अगर एसिटल्डिहाइड उसमें ऐड करें तो एसिटल्डिहाइड की जो एडिशन होती है उससे हमें एसिटल्डिमीन ऑब्टेन होता है। और अगर एसीटोन की हम करें रिएक्शन तो उससे हमें जो एसीटोन का अमीन और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों ही एक साथ अटैच होते हैं तो वो हमें ऑब्टेन होता है। तो इसको डाई एसीटोन अमीन भी हम बोल देते हैं प्रोडक्ट को। तो इस तरीके से जो 8th क्वेश्चन है उसमें जो एक रिएजेंट है, एक अमोनिया रिएजेंट है, वो तीनों कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट वे में रिएक्ट करता है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। फिर 9th क्वेश्चन है कि रिएक्शन बिटवीन डाई इथाइल कैडमियम एंड एसाइल क्लोराइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये हमने कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में देखा था कि जब हम एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं विद एनी न्यूक्लियोफाइल तो यहां पर डाई इथाइल कैडमियम गिवन है, तो नो डाउट कार्बन का बॉन्ड है विद ए मेटल, मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसलिए यहां से इथाइल कार्बन आयन निकलेगा। वो इथाइल कार्बन आयन इधर जाके Cl को रिप्लेस कर देता है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके हमें इथाइल मिथाइल कीटोन जो है वो बनाकर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से यहां पर हमें मिलेगा दिस प्रोडक्ट इथाइल मिथाइल कीटोन। इसको कहा जाता है क्योंकि कीटो ग्रुप की एक साइड में है मिथाइल ग्रुप तो दूसरी साइड में है इथाइल ग्रुप, तो इसीलिए इस कंपाउंड को कॉमनली इथाइल मिथाइल कीटोन बोला जाता है। फिर 10th क्वेश्चन अगेन मैचिंग द लिस्ट वाला है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। तो पहला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं तो इस तरीके से एक एसिटल बनता है हमेशा। तो ए ऑप्शन के साथ लिस्ट 2 का 4 जुड़ेगा। तो ये जो हमारे आंसर्स हैं उसमें आप देख सकते हो कि ए के नीचे 4 आता है सी और डी ऑप्शन में। फिर बी ऑप्शन भी सेम है, डिफरेंस पड़ेगा अगर तो वो सी या डी ऑप्शंस में पड़ता है, उसमें दोनों में प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसलिए हम देखेंगे ही सी और डी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, या सी भी, कि बेंजल्डिहाइड में या किसी भी और एल्डिहाइड में अगर फिनाइल हाइड्राजीन ऐड करें तो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है। तो ये बनेगा सी ऑप्शन में से, सी ऑप्शन से फिनाइल हाइड्राजोन, यानी कि सी के लिए आगे 2 आएगा। और डी बेंजल्डिहाइड में हमने हाइड्रोक्सिलअमीन ऐड किया तो इससे हमें ऑब्टेन होता है ऑक्साइम, बेंजल्डोक्साइम या बेंजल्डिहाइड ऑक्साइम जो है वो डी ऑप्शन के आगे 1 आएगा। तो इसलिए 10th क्वेश्चन का सही आंसर बनता है डी ऑप्शन। फिर 11th क्वेश्चन है कि द फॉर्मेशन ऑफ ए सियानोहाइड्रिन फ्रॉम ए कीटोन। कोई भी कीटोन अगर हम लें तो इसमें से सियानोहाइड्रिन बनाना हो, इसमें अगर HCN ऐड किया जाए तो CN नेगेटिव पहले आके इधर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, CN नेगेटिव है यानी कि न्यूक्लियोफाइल, और इधर से पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं O नेगेटिव, और उसके साथ जाके H पॉजिटिव फिर अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से हमें जो सियानोहाइड्रिन बना, इसमें जो कीटोन के ऊपर अटैक है ये इनिशिएट करता है न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव आयन, तो इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। फिर 12th क्वेश्चन है कि 12th और 13th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। तो HCN ने तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही करनी है, तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी किस एल्डिहाइड या कीटोन की होगी, जिसमें हमने किया था इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तब देखा था कि जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए सबसे फास्ट रिएक्ट करता है।
तो इसलिए 12th क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ए, फॉर्मेल्डिहाइड। और 13th क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है इनको, जो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स गिवन हैं उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। तो 13th क्वेश्चन में भी कि जो सबसे छोटा कार्बोनिल कंपाउंड है फर्स्ट केस में फॉर्मेल्डिहाइड, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद सेकंड जो केस गिवन है हमें एसिटल्डिहाइड, वो उससे भी बड़े ग्रुप है जो वो थर्ड है कीटोन, और उससे भी बड़ा है डाईइथाइल कीटोन फोर्थ जो केस है। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगा वो इस तरह से बड़े सिंपल वे में होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एसिटल्डिहाइड उससे कम, फिर उसके बाद ब्यूटेनोन उससे कम, और पेंटेनोन सबसे कम रिएक्टिव है। तो 13th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन बनती है। इसके बाद हम देखते हैं 14th क्वेश्चन, तो वो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वाला ही है, पर यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स यूज किए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट केस है बेंजेल्डिहाइड, सेकंड है एसिटोफिनोन, और थर्ड है बेंजोफिनोन। तो जैसे जैसे साइज ऑफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा, रिएक्टिविटी इस कंपाउंड की कम ही होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फर्स्ट बेंजेल्डिहाइड, उसके बाद एसिटोफिनोन 2, और सबके बाद जो बेंजोफिनोन 3। तो इसलिए 14th क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा बी ऑप्शन। फिर 15th क्वेश्चन है द रिएजेंट विद विच बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट इजीली। तो एल्डिहाइड भी और कीटोन भी इजीली रिएक्ट करें, तो बेटा जो 3 ए, सी और डी ऑप्शंस दे रखी हैं, ए है फेलिंग्स रिएजेंट, सी है शिफ्स रिएजेंट, डी है टॉलेंस रिएजेंट। तो ये सभी एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन कर जाते हैं पर कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते, जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन दोनों के साथ बराबर ईज से जो रिएक्ट करेगा सब्सटेंस, वो सिर्फ बचा है ग्रिगनर्ड रिएजेंट। तो इसके बारे में हमें पता है कि एसिटल्डिहाइड के साथ कोई भी ग्रिगनर्ड रिएजेंट रिएक्शन करके एक सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और कीटोन एसीटोन के साथ रिएक्शन करके ये एक टर्शरी अल्कोहल बनाता है। फिर इसके बाद 16th क्वेश्चन है कि द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स, एसीटोन है ये वाला कंपाउंड, तो कीटोन है इसलिए इट विल बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द कॉरस्पॉन्डिंग इनोल दिस। अब इसमें हमें देखना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं या कितने पाई बॉन्ड्स हैं। पाई बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही है, डबल बॉन्ड में एक पाई। और लोन पेयर्स कितने हैं, ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2-2 लोन पेयर्स होते हैं, तो 2 हो गए लोन पेयर्स। फिर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, कार्बन के हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है 2, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 3, एक कार्बन और ऑक्सीजन में सिग्मा बॉन्ड है 4, और एक है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड 5। फिर ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड तो दिखाई दे ही रहा है 6, और 3 हाइड्रोजन के साथ हैं, और इसका मतलब 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक पाई बॉन्ड है और 2 लोन पेयर्स हैं। तो ये हमें गिवन है सिर्फ ए ऑप्शन में। तो 16th क्वेश्चन का सही आंसर बनता है ए ऑप्शन, यानी कि 9 सिग्मा बॉन्ड्स, एक पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर्स हैं इसमें। फिर 17th क्वेश्चन है कि कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय। तो बेटा जी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होती है। तो 17th क्वेश्चन में हमें देखना है कि कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जो है वो कौन सा कंपाउंड शो नहीं करता। तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होनी चाहिए। तो ब्यूटेन 2 ओन की स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें इस तरफ के भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और इस तरफ को भी अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो ये वाला कंपाउंड तो डेफिनेटली कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जो है वो शो करेगा, ए ऑप्शन शो करेगी। फिर बी ऑप्शन है
1 फिनाइल ब्यूटेन 2 ओन। फर्स्ट कार्बन पे ही फिनाइल ग्रुप है और सेकंड कार्बन पे कीटोन है, तो यहां पर भी कीटो ग्रुप के साथ वाला कार्बन जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। ये अल्फा कार्बन है या ये, इधर ये अल्फा था और ये अल्फा था, तो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल हैं, तो ये एल्डोल कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जो है वो शो करेगा। फिर इसके बाद सी ऑप्शन है कि पैरा नाइट्रो, जो हमें एक C6H4 ग्रुप गिवन है बेंजीन रिंग, इसकी पैरा पोजीशन पर है नाइट्रो ग्रुप और ऊपर गिवन है CH2C डबल बॉन्ड O, फिर से CH2 और बेंजीन रिंग दूसरी। तो यहां पर भी 2 अल्फा कार्बन्स हैं हमारे पास जिनके साथ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं, तो ये भी कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म जो है शो कर देगा। और जबकि जो डी ऑप्शन है दैट इज बेंजोफिनोन, उसमें जो अल्फा कार्बन्स हैं उनके साथ कोई हाइड्रोजन एटम अटैच्ड ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड जो है ये कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो 17th क्वेश्चन में पूछा ही ये गया है कि कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय डी ऑप्शन बेंजोफिनोन। और फिर 18th क्वेश्चन जो है वो भी हम रिएक्शन लिखकर ही बेटर वे में समझ पाएंगे। तो 18th क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड एंड HCN हाइड्रोसियानिक एसिड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो एसिटल्डिहाइड में अगर HCN ऐड किया जाए तो नो डाउट ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन की जाती है, जिस केस में यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, साइनाइड आयन बनता है, न्यूक्लियोफाइल जो रिंग इधर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। फिर इसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया, एसिडुलेटेड वाटर अगर हम इसमें ऐड करें या डाइल्यूट एसिड ऐड करें किसी नाइट्राइल में, तो हमें वो कन्वर्ट हुआ मिलता है इनटू ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस तरीके से ये वाला हमें जो एसिड है वो मिलता है लैक्टिक एसिड, इस कंपाउंड को कहा जाता है। ये सी ऑप्शन में हमें गिवन है, तो 18th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। फिर ऐसे ही 19th क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उनके लिए हमें इक्वेशंस लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर वो प्रैक्टिस है तो बड़ी इजीली जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। यहां पर गिवन है Me2CO यानी कि डाई मिथाइल कीटोन और प्रोपेनोन, C डबल बॉन्ड O या कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और इसके साथ हमने ट्रीट किया है HCN को, तो हमें पता है कि सियानोहाइड्रिन बनेगा, CN इधर अटैच हुआ और ऊपर हो जाएगा OH। फिर इसके बाद इसमें डाइल्यूट एसिड ऐड किया यानी कि एसिडिफाइड वाटर H3O पॉजिटिव, तो इस केस में जो नाइट्राइल ग्रुप है उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होकर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा वो। फिर ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसमें अगर हम कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट करें तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है, यानी कि अब इस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो लूज होगी, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होगा। तो इसको थोड़े डिफरेंट तरीके से जो है हमारे पास बी ऑप्शन वहां पर लिखा हुआ है कि यहां से शुरू किया गया है कंपाउंड CH2, फिर डबल बॉन्ड C, इस C के साथ एक CH3 है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है अटैच्ड, और इसी को
कुछ इस तरह से शो कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि CH2 फिर डबल बॉन्ड C और इस C के साथ एक CH3 है, ब्रैकेट में लिख दिया, और एक COOH ग्रुप है। तो इस तरीके से जो 19th क्वेश्चन का सही ऑप्शन बनता है वो है बी। और 20th क्वेश्चन जो है कि दी हीटिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद हाइड्राजीन एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हाइड्राजीन और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हीट करें तो जो रिडक्शन होती है उसको हम वॉल्फ किश्नर रिडक्शन कहते हैं। इससे हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑब्टेन होता है। तो 21st क्वेश्चन है द हीटिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद जिंक अमेलगम एंड कंसेंट्रेटेड HCl इज नोन एज। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने किए थे जब हम कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कर रहे थे। वहां पर हमने 3 रिएक्शंस की थी, क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन और रिडक्शन विद HI। तो इन सभी केसेस में जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होता है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू हाइड्रोकार्बन। तो जो भी हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इसलिए 21st क्वेश्चन का सही आंसर है बी, क्लीमेंसन रिडक्शन। फिर 22nd क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड अल्कली in the presence of concentrated alkali trimethyl acetaldehyde undergoes the। तो बेटा ट्राईमिथाइल एल्डिहाइड क्या है? सबसे पहले ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड ये वाला कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O, सॉरी इस कार्बन के आगे अटैच्ड होगा C डबल बॉन्ड O H। दिस इज ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड। अगर यहां पर CH3 होता तब इसको एसिटल्डिहाइड कहते। अब एसिटल्डिहाइड के तीनों हाइड्रोजन हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिए। तो ये आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा हो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड में कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन की नेसेसरी कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन लूज होने के बाद जो कार्बन आयन बनता है वही दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करके रिएक्शन चलाता है। तो इसलिए जब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे ये वाला कंपाउंड है इसमें, तो इसको अगर हम ट्रीट करें विद अल्कली सॉल्यूशन तो देन वी गेट कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन। तब डिस्प्रोपोर्शियोनेशन हो जाती है, यानी कि इसी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो इस तरीके से जो 22nd क्वेश्चन है उसका सही आंसर बनता है ए ऑप्शन, और सॉरी सी ऑप्शन, कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन। फिर 23rd क्वेश्चन है दी कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन सिर्फ वही कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है, और जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगी वो कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन नहीं बल्कि एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। तो ऐसा कंपाउंड है हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन, एसिटल्डिहाइड। ए ऑप्शन तो यही है ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड जो हमने अभी किया कि ये कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन शो करेगा। इसी तरीके से बेंज़ल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ एसिटल्डिहाइड में, तो ये फिर कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो 23rd क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन है वो है बी, एसिटल्डिहाइड। फिर 24th क्वेश्चन है द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ HCHO एंड PHCHO इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड बेस आर। तो बेटा ये एक हमारे पास क्रॉस कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन है जिसमें दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स यूज किए गए हैं। तो HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस PHCHO, PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल ग्रुप यानी कि बेंजीन रिंग। इसके ऊपर लगा है एक एल्डिहाइड ग्रुप। जब इसको हम ट्रीट करते हैं विद कंसेंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन
तब डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन हो जाती है। और ये मैंने बताया था क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन में कि जो भी स्मॉलर कार्बोनिल कंपाउंड होगा, छोटे वाला जो एल्डिहाइड होगा, उसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन और बड़े वाले की होगी रिडक्शन। अब यहां पर एरो के ऊपर OH नेगेटिव मैंने लिखा है, कोई केटायन स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा अल्कली है, तो इसीलिए ही जो भी अल्कली होगा उसी का कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा यहां पर। तो यहां पर मैंने इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ भी मेटल आयन नहीं लगाया कि कौन सा सॉल्ट होगा। तो ये जनरल वे होता है कैनिज़ेरोस रिएक्शन लिखने का। और बड़े वाले की रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि बेंजल्डिहाइड की रिडक्शन के बाद बेंजाइल अल्कोहल हमें ऑब्टेन होगी। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ बी ऑप्शन में। तो 24th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। फिर 25th क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो सारा कुछ तो क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, तो बाकी क्या बचा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। फिर इसके बाद 26th क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट। तो यहां पर दो लिस्ट दे रखी हैं जिनके हमने जो भी कंपाउंड्स हैं उनको मैच करना है। लिस्ट 1 में दिए गए हैं प्रोडक्ट्स जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बाय HiO4 उससे बनते हैं, और लिस्ट 2 में दिए गए हैं कंपाउंड्स रिएक्टेंट्स जिनसे वो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो लिस्ट 1 में है प्रोडक्ट्स, मैं पहले लिस्ट 2 ही लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर लगे कि इससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो लिस्ट 2 में पहला केस है साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइयोल। मैं उसकी स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। साइक्लोपेंटेन ये होती है, और 1,2 डाइयोल का मतलब है कि दो नेबरिंग कार्बन्स के ऊपर ही OH ग्रुप लगे हैं। तो ये एक विसिनल डाइयोल है जिसमें नेबरिंग कार्बन एटम्स के ऊपर OH ग्रुप्स लगे हैं। तो इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा जब हम इसमें लेड टेट्रा एसीटेट ऐड करें या HiO4 ऐड करें। फिर दूसरा कंपाउंड जो हमें गिवन है वो साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है कि साइक्लोहेक्सेन में एक ही कार्बन के साथ एक तो लगा है OH ग्रुप और दूसरा लगा है CH2OH ग्रुप। तो यहां पर भी आप देख सकते हो नेबरिंग कार्बन एटम्स के ऊपर OH ग्रुप्स लगे हैं, तो ये भी एक विसिनल डाइयोल है। और तीसरा जो कंपाउंड है वो है ग्लिसरोल, और ग्लिसरोल में तो आपको पता ही है कि 3 नेबरिंग कार्बन्स के ऊपर OH ग्रुप्स लगे होते हैं। और चौथा कंपाउंड दिया गया है बेंजीन रिंग। पीएच का मतलब है, पीएच यहां पर सिंबल रखा गया है फिनाइल ग्रुप के लिए जो होता है बेंजीन रिंग। तो पीएच का मतलब है ये, और इसके बाद CHOH, फिर OH, और इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप्स लगे हैं। ये 4 हैं रिएक्टेंट्स, और जो लिस्ट 1 है उसमें बने हुए हैं प्रोडक्ट्स। तो मैं लिस्ट 2, क्योंकि ये थोड़ी सी इधर को भी एक्सटेंड हो गई है, इसलिए मैं रेड मार्कर से इसको सेपरेट शो कर देता हूं ताकि हमें क्लियर रहे कि लिस्ट 1 में कौन से कंपाउंड्स हैं और लिस्ट 2 में कौन से कंपाउंड्स हैं। अब लिस्ट 1 में है A, दैट इज PHCHO, मतलब है बेंजल्डिहाइड, ये वाला। फिर बी ऑप्शन है, नहीं सॉरी, इसके साथ प्लस एसीटोन भी है। फिर बी ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेनोन, दिस प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। और सी ऑप्शन है 2 मोल हैं फॉर्मेल्डिहाइड के और 1 मोल है फॉर्मिक एसिड का।
और डी पार्ट है हमारे पास साइक्लोपेंटेन डाइअल। CH2 3 बार है, उसके बाद फिर से CHO ग्रुप है, ये चीज। तो क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द सेट्स। तो बेटा जी ये हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स और ये हैं रिएक्टेंट्स कि किसका ट्रीटमेंट करें अगर हम विद HiO4 तो ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनेंगे। तो यहां पर आपको देखना होगा, अगर इसका करें हम HiO4 के साथ तो यहां पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, यानी कि ये जो लास्ट प्रोडक्ट बना है ये बनेगा, ये CH2 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 और एक एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर एक ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, मैं रेड पेन से यहां पर लिख देता हूं कि 1 के साथ होना चाहिए D और 2, ये भी एक नेबरिंग कार्बन के ऊपर OH ग्रुप्स लगे हैं तो यहां पर से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा। एक यहां पर बन जाएगा ये साइक्लोहेक्सेनोन और इधर से बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंगली 2B आएगा, तो B के आगे 2 आएगा। फिर थर्ड केस है ग्लिसरॉल। तो बेटा एक इधर से ऑक्सीडेशन हुई तो ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड और नीचे भी एल्डिहाइड, फिर यहां से ऑक्सीडेशन हुई तो नीचे वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड और मिडल वाला जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इससे आपको 2 फॉर्मेल्डिहाइड और एक फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल मिलेगा जो सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन होगा 3 के लिए। फिर फोर्थ है, अब यहां से ऑक्सीडेशन होगी, यहां पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा तो एक कंपाउंड तो बनेगा बेंजेल्डिहाइड और दूसरा इधर से एसीटोन यानी कि ए। तो 4 के आगे आएगा ए। तो ये ऑप्शन हमें दी गई है सी ऑप्शन। तो 26th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है कि ए के साथ है हमारे पास 4, बी के साथ है हमारे पास 2 और सी के साथ है हमारे पास 3 और डी के पास है हमारे पास 1, डी के साथ 1। तो इसका मतलब जो कोड्स में सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन, ये 26th क्वेश्चन था। तो 26th क्वेश्चन का सही आंसर आया सी ऑप्शन। तो 27th क्वेश्चन में भी मैच द लिस्ट ही करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैच लिस्ट 1 रिएक्शन है और लिस्ट 2 में नेम ऑफ द रिएक्शन है। ए ऑप्शन यहां पर दे रखी है बेंजेल्डिहाइड प्लस NaOH। तो बेटा बेंजेल्डिहाइड है एक अल्फा हाइड्रोजन के बिना कंपाउंड, तो ये डिस्प्रोपोर्शियोनेशन या कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन शो करेगा। तो इसलिए ए के साथ कैनी-ज़ेरो रिएक्शन दे रखी है 4, तो ए के साथ होगा 4th रिएक्शन। फिर बी ऑप्शन जो है आगे प्रोडक्ट्स भी लिखे हुए हैं, बेंजोइक एसिड प्लस बेंजाइल अल्कोहल, तो ये कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन है। फिर बी ऑप्शन में बेंजीन रिंग है, इसमें अगर हम क्लोरोमीथेन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो बन जाती है टोलुइन, यानी कि ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो बी ऑप्शन के साथ आएगा 5th फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसी तरह से सी ऑप्शन जो है एसिड क्लोराइड की रोजेनमंड रिडक्शन यहां पर हो रही है, तो सी के साथ रोजेनमंड रिडक्शन है नंबर 1। और डी ऑप्शन जो है ये फिनोल प्लस NaOH प्लस CO2 ये वाली रिएक्शन है। तो ये कॉल्ब्स रिएक्शन थी जो हम यूज करते हैं इन दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। आगे सैलिसिलिक एसिड ही बताया गया है
जो कॉल्ब्स रिएक्शन हमने इसमें की थी एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो इस तरीके से जो 27th क्वेश्चन है इसका सही आंसर बनता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में ही ए के आगे 4, बी के साथ 5 और सी के साथ 1 और डी के साथ 2 गिवन है। फिर 28th क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ ए कीटो ग्रुप टू ए मीथिलीन ग्रुप बाय हाइड्राजीन एल्कली। हाइड्राजीन और अल्कली डाल के अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करें टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन तो उस रिएक्शन को कहा जाता है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। तो इस तरीके से 28th क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन। फिर 29th क्वेश्चन भी मैचिंग द लिस्ट वाली है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो बेटा लिस्ट 1 में है सबसे पहले हाइपोनोन जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, बी में है पाइरीन, ये CCl4 को हम कहते हैं व्हेन इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। फिर यूरोट्रोपीन बनाई थी एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक हमने फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन करके, और सेलोल हमने बनाई थी सैलिसिलिक एसिड से, और इसको कहा था कि ये एक इंटेस्टाइनल या इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करती है। लिस्ट 2 में गिवन है इंसेक्टिसाइड, तो इंसेक्टिसाइड बेटा इनमें कोई भी नहीं है। तो सेकंड है नंबर 2 इंटरनल एंटीसेप्टिक, ये मैं बता चुका हूं कि सेलोल एक इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक है, जो नेचुरल बात है कि इंटरनल ही है। फिर यूरिनरी प्रॉब्लम्स, इसके लिए यूरोट्रोपीन यूज होती है। और नंबर 4 है परफ्यूमरी, नंबर 5 है फायर एक्सटिंग्विशर। तो जरूरी नहीं होता सभी कंपाउंड्स के बारे में जानना किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जैसे पाइरीन आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो बी के साथ होना चाहिए 5। यूरोट्रोपीन आपको पता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक होती है, तो इसका मतलब सी के साथ होना चाहिए 3। और सेलोल भी आपको पता है कि ये एक इंटरनल एंटीसेप्टिक होती है, तो डी के साथ होना चाहिए 2। तो ये सिर्फ बी ऑप्शन में ही गिवन है, तो इसलिए 29th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। फिर 30th क्वेश्चन है कि बेंजोइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू ओनली एसिटोफिनोन। ये कीटोन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा था कि एसिड क्लोराइड में हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट यूज नहीं करते, क्योंकि वो कीटोन के साथ फर्दर रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में उसकी कन्वर्जन कर देता है। इसलिए हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की बजाय एक बेटर एल्काइल ग्रुप देने वाला रिएजेंट जो है डाई एल्काइल कैडमियम वो यूज करते हैं। तो इसलिए 30th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 31st क्वेश्चन है कि अ न्यूक्लियोफाइल विल रेडिली अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उसमें हमने बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी की हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, जिसमें द एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये सिर्फ इसका बी ऑप्शन आंसर होगा 31st का। और 32nd क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि बेंजेल्डिहाइड में अल्कली डाल के उसकी डिस्प्रोपोर्शियोनेशन की है, बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनाया है। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन है जिसको हम कैनी-ज़ेरोज रिएक्शन कहते हैं। फिर 33rd क्वेश्चन है सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली। डाइल्यूट अल्कली के साथ एल्डिहाइड हैविंग, एसिटाल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड की अगर हम कंडेंसेशन करेंगे तो एल्डोल ही बनेगा। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम है। फिर 34th क्वेश्चन है, ये मैं आपको बोर्ड पर बताता हूं
क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट आपने किया था, तो मैंने भी आपको ये बताया था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन सी टाइप के कंपाउंड्स जो हैं वो शो करते हैं। तो 34th क्वेश्चन है पेंटेन 2-ओन। पेंटेन 2-ओन होगा जब कीटो ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन पे हो, और पेंटेन 3-ओन जब कीटो ग्रुप जो है वो थर्ड कार्बन के साथ हो तो इसको हम कहेंगे पेंटेन 3-ओन। तो बेटा जी 2-ओन में आप देख सकते हो कि मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, यानी कि I2+ NaOH के साथ इसको अगर हम ट्रीट करें तो ये येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आयोडोफॉर्म दे देगा। जबकि जो पेंटेन 3-ओन है इसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ किसी भी साइड में मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है डायरेक्टली, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो शो नहीं करता है। तो इस तरीके से पेंटेन 2-ओन और 3-ओन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद आयोडोफॉर्म टेस्ट ओनली, यानी कि बी ऑप्शन। इसमें जो ए ऑप्शन है HCN, उसके साथ ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करेंगे। सोडियम बाइसल्फाइड, उसके साथ भी ये दोनों कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे। सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो सिर्फ फर्स्ट कंपाउंड देता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन। तो इसके बाद 35th क्वेश्चन है प्रोपेन 2-ओल ऑन हीटिंग विद कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन। तो बेटा जी अगर कॉपर पाउडर डाल के हम हीट करें तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था वो होती है। कॉपर पाउडर डाल के 573 केल्विन तक हीट किया जाए तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होकर एसीटोन या प्रोपेनोन कंपाउंड जो है वो हमें ऑब्टेन होता है, तो इस कंपाउंड को कहा जाएगा प्रोपेनोन। और ये क्वेश्चन है 35th। तो 35th क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, प्रोपेनोन। फिर 36th क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, और आगे कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया गया है जो एल्डोल कंडेंसेशन से बनता है। तो इसलिए 36th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। और 37th क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन। अब रिडक्शन है कीटोन से हाइड्रोकार्बन बनाना, तो कीटोन से हाइड्रोकार्बन क्लेमेंसन रिडक्शन से भी बनता है, वॉल्फ किशनर रिडक्शन से भी बनता है, पर आपको पता है कि अगर हम कैटालिटिक रिडक्शन करें यानी कि हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तब अल्कोहल बनती है ना कि हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से 37th क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि उससे बनेगी अल्कोहल। बाकी जो ए और सी हैं उनसे तो हाइड्रोकार्बन्स ही बनते हैं, और पर्किन रिएक्शन से भी। फिर 38th क्वेश्चन है क्लीमेंसन रिडक्शन इज कैरिड आउट विद। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम जिंक अमेलगम और HCl यूज करते हैं जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए 38th क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज जिंक अमेलगम एंड HCl। जो बाकी है ए ऑप्शन, उससे हमारे पास अल्कोहल बन जाती है एसिड क्लोराइड से, पहले एल्डिहाइड फिर अल्कोहल। और जो हाइड्राजीन है तो ये तो हमने बाकी रिएक्शंस की हैं, ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा, पर क्लीमेंसन रिडक्शन हम डी ऑप्शन को ही कहेंगे। फिर 39th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन यहां पर सिर्फ ए ऑप्शन में बताई गई है, बाकी कहीं भी कंडेंसेशन रिएक्शन वैसी नहीं है। तो 39th क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। फिर 40th क्वेश्चन है कि मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड, मैं आपको फिगर बनाकर ही एक्सप्लेन करता हूं। मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड है ये वाला कंपाउंड, ऑन रिएक्शन विद KOH, कंसेंट्रेटेड KOH सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर गिव्स। तो बेटा जी यहां पर भी बेंजल्डिहाइड है बेसिकली, जो डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन शो करेगा या कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन शो करेगा।
जिससे एक कंपाउंड में तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दूसरे कंपाउंड की रिडक्शन हो जाएगी, यानी कि ऊपर बेंजाइल अल्कोहल वाला ग्रुप बनेगा। एक बनेगा पोटेशियम मेटाक्लोरोबेंजोएट और दूसरा बनेगा मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल। तो ये सिर्फ डी ऑप्शन में गिवन है। तो 40th क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, पोटेशियम मेटाक्लोरोबेंजोएट और मेटाक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल। फिर 41st क्वेश्चन है द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो एसिटल्डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमने ये रिएक्शन भी पूरी डिटेल में स्टडी की थी और मैंने आपको एक इजी वे भी बताया था कि कैसे हमें जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसका सही प्रोडक्ट लिखने में हेल्प रहेगी। कि अगर हम एक कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन अलग करके लिखें लाइक दिस, तो यहां से जो अल्फा हाइड्रोजन है वो जाएगा इधर, तो पाई बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो इससे हमें ऑब्टेन होगी ये वाली एल्डोल। तो ये हुआ पहला स्टेप इस रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर है 41। तो फिर इसके बाद इसकी कंडेंसेशन होकर क्रोटोनेल्डिहाइड बनता है और ये बी ऑप्शन में हमें गिवन है। तो 41st क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन। फिर 42nd क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स गिव्स कैनिजेरोज रिएक्शन व्हेन हीटेड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो ये सिर्फ वही कंपाउंड्स देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन यहां पर सिर्फ बेंजल्डिहाइड में नहीं है, जबकि एसिटल्डिहाइड में भी है और प्रोपियोनेल्डिहाइड में भी है। तो 42nd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। फिर 43rd क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन in the presence of sodium or potassium hydroxide to give corresponding alcohol and acid। तो ये तो हमने वर्ड बाय वर्ड डिस्क्राइब किया है कैनिजेरोज रिएक्शन को, तो इसलिए 43rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फिर 44th क्वेश्चन है कैल्शियम एसीटेट ऑन हीटिंग गिव्स। तो बेटा ये रिएक्शन हमने की थी इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसमें आप स्टडी करते थे, ये है कैल्शियम एसीटेट। अगर हम इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करें तो इसमें आपने देखा था, चाहे तो 2 मॉलिक्यूल हम लिख लें, चाहे तो एक से भी क्लियर हो जाती है बात। ये कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है और ये वाला मिथाइल ग्रुप इधर आके अटैच हो जाएगा, यानी कि एक हमें मिलेगा प्रोपेनोन और एसीटोन प्लस CaCO3। तो ये हमें एसीटोन जो है वो ऑब्टेन हुई 44th क्वेश्चन से। तो 44th का सही आंसर है बी ऑप्शन। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन ऐड टू, 45th क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां पर ऐड होगा। तो ये किसी भी नॉन पोलर अनसैचुरेटेड बॉन्ड में ऐड हो जाता है, और वो हमें तीनों ऑप्शंस में ही गिवन है, ए भी, बी भी और सी भी। तो इन तीनों कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन हो जाती है। फिर 46th क्वेश्चन है the compound that will not give iodoform on treatment with alkali and iodine। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन शो नहीं करेगा? जिसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो 46th क्वेश्चन है, तो आयोडोफॉर्म बेटा सिर्फ वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें ये वाला ग्रुप हो, या अल्कोहल है अगर तो अल्कोहल में ये वाला ग्रुप हो जिससे पहला ग्रुप इजीली बन जाता हो ऑक्सीडेशन से। तो बेटा एसीटोन में भी है, इथेनॉल में भी है और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में भी है।
जो डाई इथाइल कीटोन है, डाई इथाइल कीटोन की मैंने स्ट्रक्चर नीचे बनाई है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कीटो ग्रुप के साथ कोई भी मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है। मिथाइल ग्रुप एक कार्बन छोड़कर है, डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। तो इसलिए जो हमारे पास 46 क्वेश्चन है उसका सही आंसर है सी, डाई इथाइल कीटोन। फिर 47th क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट रिस्पॉन्ड टू हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा, तो वो भी यही है जो हमने अभी आयोडोफॉर्म टेस्ट में किया कि डाई इथाइल कीटोन जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करता है। फिर 48th क्वेश्चन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। ये तो लिंडलर्स कैटलिस्ट हुआ। तो बेंजोइल क्लोराइड में इस केस में बेंजेल्डिहाइड बनता है अगर हम इसको पॉइजन कर दें विद सल्फर और क्विनोलिन। तो इसलिए 48th क्वेश्चन का सही आंसर बना बी ऑप्शन। फिर 49th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द कंपाउंड्स डज नॉट शो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। तो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होनी चाहिए। तो 49th क्वेश्चन जो है उसकी हम अगर डी ऑप्शन देखें तो वो है बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन में आप देख सकते हो कि कार्बोनिल कंपाउंड वाली जो जिस कार्बन के साथ कार्बोनिल ग्रुप लगा है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ना कोई हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है जिसको मैंने क्रॉस से शो किया, ना ही कोई हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ है। अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो 49th क्वेश्चन का सही आंसर हुआ डी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है 50th, ये भी मैच द लिस्ट वाला ही है। तो 50th क्वेश्चन में हम करते हैं लिस्ट्स को मैच। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें गिवन है। पहला है इधर फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन आपको बताया था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फिर है एक ट्राइऑक्सेन, ये भी हमने एल्डिहाइड कीटोन्स की स्पेशल रिएक्शंस में किया था। कीटीन जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही डबल बॉन्ड भी हो, और मेटल्डिहाइड भी हमने ट्राइऑक्सेन के साथ ही किया था। फिर लिस्ट 2 में केसेस गिवन हैं ट्राइमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा केस है कंपाउंड्स ऑफ द जनरल फॉर्मूला R2C डबल बॉन्ड CO, ये है कीटीन यानी कि C। और थर्ड है a tetramer of एसिटल्डिहाइड। और डी ऑप्शन है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेलिन मैंने आपको बताया था कि 40% एक्वस सॉल्यूशन है, और बी ऑप्शन जो ट्राइऑक्सेन है ये होता है ट्राइमर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। और कीटीन मैं आपको बता ही चुका हूं कि जिस कार्बन के साथ कीटो ग्रुप है वहीं पे डबल बॉन्ड भी है। और डी ऑप्शन जो है मेटल्डिहाइड, ये सिर्फ एक ही बचा, ये सॉरी सी और डी नहीं, 3 और 4 हैं। तो इस तरीके से 50th क्वेश्चन जो है उसका सही आंसर बनता है बी ऑप्शन ही।
तो इस तरीके से हमने जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उसकी असाइनमेंट भी प्रॉपरली डिस्कस कर ली है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सिर्फ ये असाइनमेंट की डिस्कशन का उतना फायदा नहीं होता। मैंने पहले भी बोला था कि ये क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो अगर जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या टेक्निक हमें यूज करने की जरूरत होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपर बन जाती है तब आप इन क्वेश्चंस को बड़े प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन में वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिनमें गलती का कोई स्कोप ही नहीं होता। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए।